हाँ, हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग वर्क एनर्जी पावर में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। तो तुम लोग पोटेंशियल एनर्जी तो सुने ही होगे, नाम नहीं सुने हो? कौन कौन सा पोटेंशियल एनर्जी सुने हो? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सुने हो? हाँ, वेरी गुड, हम भी सुने हैं। और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नाम सुने हो सकता है नहीं भी सुने होगे, नौवीं में नहीं रहता है ये। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो 10वीं में जरूर पढ़े होगा, के Q1 Q2 भाई आज। ठीक। फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी सुने हो? क्यों नहीं सुने हो? कहीं नहीं था। फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं होता है। कौन कौन डिफाइन हो गया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो गया, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो गया, लेकिन फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन। कहानी से क्या सीख मिलती है? स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, इन सब में कॉमन क्या बात है? ये सब क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। आप लोग तो जानते हैं ना, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स जिसके द्वारा वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट हो और एक कंप्लीट लूप में वर्क डन 0 हो। एनीवे, तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही होता है करस्पॉन्डिंग टू कंजर्वेटिव फोर्स। देखो, एनर्जी का लेना देना तो फोर्स से है ही, एनर्जी का लेना देना फोर्स से है, क्योंकि काम करते हैं तो कुछ एनर्जी स्टोर होता है ना, और काम करने के लिए बल का जरूरत होता है। तो एनर्जी प्राप्त करने के लिए फोर्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। अब वो एनर्जी प्राप्त जो किया जाता है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के हेल्प से प्राप्त किया जाता है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है। अगर पोटेंशियल एनर्जी की प्राप्ति स्प्रिंग के फोर्स से होता है तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। और सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी की प्राप्ति होती है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। यस और नो? फ्रिक्शनल फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी की प्राप्ति ही नहीं होती है। बेसिकली हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी जो है एक ऐसा कंसेप्ट है जिसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, नेचर में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको अगर नहीं सेपरेटली पढ़ा जाए तब भी पूरा का पूरा मैकेनिक्स पढ़ा जा सकता है। बिना पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किए हुए, बिना पोटेंशियल एनर्जी यूज किए हुए मैकेनिक्स के हर बातों को समझा जा सकता है और मैकेनिक्स के हर सवालों को, हर समस्याओं का हल किया जा सकता है। फिर भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं, और फिजिक्स के जो विद्वान लोग थे उन लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को डिफाइन किया, इसलिए क्योंकि इस कंसेप्ट के डिफाइन करने से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। कई जगहों पे मेरा कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाता है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए भी इस कंसेप्ट को लोग इंट्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने के लिए सबसे पहला काम हम लोग को ये करना चाहिए कि हेडिंग डाल लेना चाहिए, नहीं? पोटेंशियल एनर्जी। और इसमें हम लोग फर्स्ट लाइन क्या लिखें? पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड करस्पॉन्डिंग टू कंजर्वेटिव फोर्स ओनली। क्या हम बोले? पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड corresponding to conservative force only। ठीक है बच्चों, ये लेकिन डेफिनेशन नहीं है, ये डेफिनेशन नहीं है। ये बस हम बताए कि जैसे कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं तो कौन सा डिफाइन करते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बोलो। फिर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है क्या? ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कैसे होता है। ठीक है, थोड़ा सा 9th वाला केस को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना? मतलब तुम ही लोग से बुलवा लेते हैं ताकि डेफिनेशन तुमको समझने में अच्छा लगे, है ना? हटा दे इसको बच्चों।
ओके, सो थोड़ा सा 9th क्लास का कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। एक बात बताओ कि एक छोटा सा बॉल है मास m का, ठीक है, तो सिर्फ 9th का कंसेप्ट से तुमको बोलना है, हम तुमसे कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसको h हाइट ऊपर लेके गए, इसको h हाइट ऊपर लेके गए, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा कि घटा? 9th के कंसेप्ट से बढ़ा। कितना हो गया पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? अच्छा, यहां पे अगर पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गया तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है? ये कहां पढ़े थे? 9th में। अब एक बात बताओ, तुम यहां से यहां लेके गए तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आया, U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू प्लस mgh, यस और नो? अब एक बात बताओ, अगर हम तुमसे पूछे कि इस पर ग्रेविटी किधर लग रहा है? ग्रेविटी किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। कितना लग रहा है? और h डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? mg इंटू h इंटू कॉस 180 डिग्री, है ना? दैट इज माइनस mg वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो यहां से एक चीज तुमको दिख रहा है कि ग्रेविटी जो वर्क किया उसका निगेटिव जो है वो क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। उसका निगेटिव क्या है? मेरी बात समझे? अगर मैं आपसे ऐसा कहता कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसी बॉल को नीचे लेके आते, इसी बॉल को कितना? h, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना बोलते तुम? तुम बोलते फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस। अच्छा, ये हम नहीं बोल रहे, कौन बोल रहा है? इनिशियल कितना? 0। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू माइनस mg h। U फाइनल माइनस U इनिशियल इज माइनस mg h, यस और नो? बाप रे बाप, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो यहां पर अगर तुमसे हम पूछते कि ग्रेविटी किधर लग रहा था, यहां पर किधर लग रहा था? पक्का पक्का? अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हुआ? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? mg इंटू h इंटू कॉस, दैट इज प्लस mg। यहां पर भी ध्यान से देखो तो वर्क डन बाय ग्रेविटी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन जो है सो निगेटिव का है क्या? वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू प्लस mgh एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस mg। तो यहां से थोड़ा सा तो ये आइडिया तुमको लग रहा होगा, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय व्हाट? वर्क डन बाय। लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी कौन सा है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर ऐसा ही स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होता तो इसी तर्ज पे क्या लिखते हैं? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, है ना? अगर यहीं पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता तो आता नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, यस और नो प्यारे बच्चों? कहानी से सीख क्या मिली? कहानी से सीख ये मिली कि जिन लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया है वो शायद यह डिफाइन किए होंगे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। सुनना मेरी बात, पोटेंशियल एनर्जी को डायरेक्टली एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हुआ है क्या? नहीं। क्या डिफाइन हुआ है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कैसे डिफाइन हुआ? कि अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स कार्य कर रहा है तो कंजर्वेटिव फोर्स इतना काम किया, उसमें माइनस साइन लगा दोगे, दैट इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस। क्या बोले हम लोग
कि डेल्टा यू बराबर माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू, सी माने कंजर्वेटिव फोर्स, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू कंजर्वेटिव। इज दैट ओके? कोई दिक्कत? ये तो बड़ा वर्जन हुआ। इसी का छोटा वर्जन क्या होगा बेटा? डेल्टा यू इज बड़ा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डी यू इज छोटा सा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी डब्ल्यू कंजर्वेटिव। डी यू स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। जो ये है वही ये भी है, लेकिन ये बड़ा चेंज के बारे में बात कर रहे हैं वो। इज दैट ओके? अच्छा बच्चों, इस डी को अगर हम चाहें तो डी डब्ल्यू क्या होता है? माइनस ऑफ एफ डॉट डी एस या डी आर, लेकिन ये एफ कौन सा? कंजर्वेटिव। क्या? अच्छा, और अगर हम इसी को इंटीग्रेट कर देते, इसी को, तो क्या आता? अरे रुक जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एफ सी डॉट डी आर। यस और नो? इंटीग्रेशन ऑफ डी यू क्या हो जाएगा? डेल्टा यू। इंटीग्रेशन ऑफ डी यू क्या हो जाएगा? डेल्टा यू माने यू फाइनल माइनस एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ कंजर्वेटिव डॉट डी आर। ये एक एक्सप्रेशन हुआ और ये एक एक्सप्रेशन हुआ। इज दैट ओके? बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी? लिख लो। आगे बढ़े तो दो तीन तो पोटेंशियल एनर्जी तो डिफाइन करना ही है। इलेक्ट्रिक वाला 12th में किया जाता है, लेकिन हम लोगों का ये सब तो भी करना ही पड़ेगा। ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग तो करते हैं। पहले बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है तेरी भला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक? हेलो, अगर कोई पॉइंट मास, अगर कोई मास m, ठीक, तो पहले सुन लो, अगर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है हमको एब्सोल्यूट, तो हमको किसी एक जगह पे जीरो मानना। अब यार कहां जीरो मानते हो तुम्हारी मर्जी है, तुम कहां जीरो मानते हो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये बात तो तय है कि अगर ये m मास है तो इस पर धरती नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा mg, और अगर हम इसको h हाइट ऊपर ले गए, वर्टिकल हाइट है ये h, और पार्टिकल कहां पहुंच गया? यहां। पार्टिकल कहां पहुंच गया? यहां। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो गया? माइनस एम जी एच। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो गया? माइनस एम जी एच। यस और नो? और ये फाइनल है और ये इनिशियल है, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, एक मिनट, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, या यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस एम जी एच, दैट इज प्लस एम जी एच, प्लस एम जी। इज दैट ओके? कोई दिक्कत कोई परेशानी? पक्का? तो अगर अच्छा, अगर हम इफ यू इनिशियल इज जीरो, यू इनिशियल इज जीरो, अगर हम इस पॉइंट को जीरो पोटेंशियल एनर्जी मान ले, तो यहां वाला फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? प्लस एम जी एच। तो ध्यान रहे, लेकिन इसको जीरो मानना तुम्हारा प्रेरोगेटिव है। तुम इसको जीरो मान रहे हो तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी प्लस एम जी एच। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ना मान करके 10 जूल मान लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 प्लस एम जी। पोटेंशियल एनर्जी एक प्रकार का एनर्जी है, तो यूनिट जूल होगा। ठीक है, डायमेंशन ml2 t की पावर -2। इज दैट ओके? तो यहाँ पे अगर जीरो पोटेंशियल एनर्जी से वर्टिकल एच हाइट ऊपर लेके गए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? प्लस एम जी एच। और अगर जीरो पोटेंशियल एनर्जी से, यहीं पे कर लेते हैं,
यहाँ पे u इनिशियल बराबर हम 0 मान लेते हैं, मास m है, और इसको h हाइट नीचे लेके चले गए तो u फाइनल कितना हो जाएगा, प्लस एम जी एच फाइनल, सॉरी कितना हो जाएगा, कारण हम शायद आपको बता दिए हुए हैं कि दोबारा बताना है, एक बार बताए नहीं अभी कि वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस एम जी एच हो जाएगा। इज दैट ओके? इस सब प्रक्रिया में हम ग्रेविटी को कांस्टेंट मान रहे हैं, जी को जी अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा, दैट विल बी डिस्कस्ड इन चैप्टर ग्रेविटेशन। ओके, इज दैट ओके? ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक बात जो हमको लिखना चाहिए वो ये कि इफ a point mass m is moved by a vertical height h, then potential energy will be plus mgh if h is vertically upward, and u will be minus mgh if h is vertically downwards. Okay, if h is vertically downwards, given that initial potential energy is, assuming u initial is 0, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है पॉइंट मास, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, अगर एक्सटेंडेड मास हो तो, एक मिनट, अगर यहीं पर एक्सटेंडेड मास हो माने इतना बड़ा मास हो, ठीक, और ये ऐसे है, तो किसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे हम, किसका देखेंगे, सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास चैप्टर तो हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये कंसेप्ट होता है, अगला चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। तो हर बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास होता है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, लेकिन तब हम लोग देखेंगे किसका डिस्प्लेसमेंट, सेंटर ऑफ मास का। अगर ये मास m है और बॉडी h से डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास h से डिस्प्लेस हुआ है, और अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, प्लस एम जी एच, यस और नो? और यहीं पर अगर ये यहाँ से नीचे जाता सेंटर ऑफ मास तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता, माइनस एम जी एच, गिवन दैट इनिशियल को हम लोग 0 मानते। अब तुम्हारे पास एक से ज्यादा भी मास होगा ना, तो उसमें भी तुम ये कंसेप्ट लगा सकते हो कि उसके सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट देख लो। इज दैट ओके? तो इट वाज ऑल अबाउट, सुनिएगा, ये U इक्वल टू 0 लाइन है, m मास है, ये m मास है, m मास यहाँ से h हाइट ऊपर गया और m मास यहाँ से h हाइट नीचे आया, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना, प्लस एम जी एच, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना, माइनस एम जी एच। दैट ओके? लिख लो। अब चाहे तो ये पेज पहले लिख सकते हैं, ये वाला, ठीक है। होपफुली आप ये भी फोटो बना चुके होंगे। बेटा अब अगला हम लोगों को कौन सा पढ़ना है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। सुनो ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में एक बात केवल याद रखना, जनरली अगर कोई अर्थ सरफेस रहता है तो अर्थ सरफेस को 0 पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं जनरली, और अगर मान लो कि पॉइंट मास वगैरह होता है तो बहुत दूर अगर रहता है तो उनके बीच पोटेंशियल एनर्जी 0 माना जाता है, इन्फिनिटी पे। तो ऐसा कोई मतलब फिक्स नहीं है कि 0 पोटेंशियल एनर्जी कहाँ माने। स्प्रिंग में एकदम फिक्स रहता है कि कहाँ पे 0 पोटेंशियल एनर्जी माने। तो स्प्रिंग पोटेंशियल
एनर्जी। सुनिएगा मेरी बात, ये नेचुरल लेंथ है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है। स्प्रिंग को यहां से एक्स खींच दिए, स्प्रिंग से एक्स खींच दिए, ठीक है। तो एक्स खींचे होंगे, हमको एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे होंगे। स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, कितना लगेगा वो स्प्रिंग फोर्स? माइनस तो दिखा दिए ना बेटा, पीछे की तरफ तो दिखा दिए ना, है ना। माइनस के एक्स तो जब लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म में ना लिखते हैं बाबू, यहाँ पर तो डायरेक्शन दिखा दिए, तो फोर्स इज के एक्स पीछे की तरफ, है ना। सुनिएगा मेरी बात, तो अगर हम आपसे ऐसा कहें कि यहां पर हम एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराते हैं dx, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराते हैं dx, तो dw जो होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो फोर्स कितना, kx इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना, dx इंटू कॉस 180 डिग्री, यस और नो। तो dw का वैल्यू जो होगा वो होगा माइनस kx dx, dw is equal to minus kx, that is work done by spring, that is work done by, ठीक। du कितना होगा, माइनस dw, माइनस, तो माइनस dw मतलब kx dx, kx। और हम लोगों को अगर डेल्टा du पता करना है तो दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ du, तो इंटीग्रेशन ऑफ kx dx, यस और नो। x इनिशियल से x फाइनल, यस और नो। तो ये डेल्टा u को अपन क्या लिखेंगे, u फाइनल माइनस u इनिशियल, और k को बाहर कर लेंगे तो x dx कितना हो जाएगा बेटा, x स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, तो u फाइनल माइनस u इनिशियल बराबर k बाई 2 x फाइनल का स्क्वायर माइनस, इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ। जनरली इसमें क्या होता है, सुनना बच्चों, जनरली इसमें क्या होता है कि नेचुरल, जनरली नहीं मतलब नहीं दिया है यही मानना ही है, पोटेंशियल एनर्जी एट, एजम्पशन क्या हम लोग लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट नेचुरल लेंथ इज 0, ये मान लेते हैं। नेचुरल लेंथ का मतलब x इनिशियल कितना, 0, नेचुरल लेंथ मतलब x इनिशियल कितना। सुनिएगा मेरी बात बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि x इनिशियल इक्वल टू 0 एंड u इनिशियल इज ऑल्सो 0, मतलब नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 माने, तो यहां पे u फाइनल माइनस 0 बराबर हाफ के x फाइनल का स्क्वायर माइनस 0, यस और नो। x फाइनल जो भी हो, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो मेन डेफिनेशन हुआ वो कितना हो गया, हाफ के x फाइनल का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी बराबर हाफ के x फाइनल का स्क्वायर। लेकिन ये किस एजम्पशन के साथ, u इनिशियल इज 0, वेयर इज u इनिशियल, नेचुरल। जनरली हम लोग x का जो कैलकुलेशन करते हैं वो कहां से करते हैं, फ्रॉम नेचुरल लेंथ, तो नेचुरल लेंथ से x का कैलकुलेशन करते हैं, और नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी, तो नेचुरल लेंथ से x एक्सटेंडेड हो या x कंप्रेस्ड हो, दोनों केस में u जो होगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान रहे, ये नहीं कि इधर हाफ के एक्स स्क्वायर है इधर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये सब कंफ्यूजन में नहीं रहना। क्या लिखना चाहिए हमको नोट में, बताओ नोट में क्या लिखना चाहिए, इफ a spring is deformed by x from its natural length, then potential energy is equal to half k x square,
पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के, assuming u at natural length is 0, assuming u at natural length is 0। कहानी समझ में आ गई? तो आगे से हमको सिर्फ ये बात याद रखना है कि कोई स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है, यहां से इसको x खींचे तब भी पोटेंशियल एनर्जी कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर, और यहां से x कंप्रेस किए तब भी पोटेंशियल एनर्जी कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर। यस और नो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? लिख लो बच्चों। नहीं समझ में आया? लिख लो। आपने ये लिख लिया ना, ये जो बात हम बताएं कि x से एक्सटेंडेड हो या x से कंप्रेस्ड हो, केवल यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मान रहे हैं, 0, है ना? ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, लिख लो बच्चों। अच्छा मान लो यहाँ पे 5 जूल मान लेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 5 जूल। ओके, ओके ठीक है बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन, इसका यूज करेंगे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में, अभी रोक के रखते हैं। रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। पी शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। सुनो ना, ये दोनों बात सीख गए ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना, 0 से h ऊपर तो प्लस mgh, 0 से h नीचे तो माइनस mgh, g कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नेचुरल लेंथ से x एक्सटेंडेड हो तो हाफ के एक्स स्क्वायर, x कंप्रेस्ड हो तो भी हाफ के एक्स स्क्वायर। ये दो बात बताएं। अच्छा, रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये बात करना हम लोग को। ठीक है बच्चों, शुरू करें। आप एक बात बताइए, du क्या हम लोग डिफाइन किए, du बराबर माइनस ऑफ dw कंजर्वेटिव। यस और नो? dw कैसे डिफाइन करते हैं, f डॉट, ऑब्वियसली दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन माइनस ऑफ f डॉट dr। अच्छा एक बात बताओ, f जो होगा ये 3 कंपोनेंट इसके हो सकते हैं ना, fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz, ये 3 कंपोनेंट फोर्स के हो सकते हैं। इस तरीके से दिखाया जाएगा। और dr जो होगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होगा, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। यस और नो? बोलो। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों को क्या करना है, du का वैल्यू क्या लेंगे, माइनस एफ डॉट डी आर ना, माइनस एफ डॉट डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे कैप वाले को जे कैप वाले के साथ, के कैप वाले को, तो माइनस ऑफ इन दोनों का क्या हो जाएगा, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। बोलो जी। ठीक है जी, तो du का वैल्यू हो गया माइनस एफ एक्स डी एक्स माइनस एफ वाई डी वाई माइनस एफ जेड डी जेड। यस और नो? सुनना मेरी बात, अगर मैं ऐसा कह दूं, यहीं से सारा बात समझ में आएगा आपको। अगर मैं ऐसा कह दूं कि इफ y एंड z आर कांस्टेंट, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि किसी डिस्प्लेसमेंट के दौरान या कोई फोर्स ऐसा है जो कि डिस्प्लेसमेंट कर रहा है जिसमें y और z क्या है, कांस्टेंट। तो अगर y और z कांस्टेंट हुआ देन dy क्या हो जाएगा, कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका छोटा सा चेंज क्या होगा, 0।
कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका चेंज क्या हो जाएगा, एंड dz इज ऑल्सो, ठीक। अरे सुनते जाना, अगर y और z कांस्टेंट है देन dy 0 dz, देन du का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस एफ एक्स, यस और नो। तो एफ एक्स माने फोर्स का x कंपोनेंट ये कितना हो जाएगा, माइनस डी यू बाई, फोर्स का x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, माइनस डी यू बाई डी एक्स, माइनस डी यू बाई, देखो माइनस डी यू बाई डी एक्स होगा फोर्स का x कंपोनेंट। फोर्स का x कंपोनेंट क्या होगा, अगर हम तुझे पूछे कि फोर्स का x कंपोनेंट क्या होगा तो क्या बोलोगे, माइनस डी यू बाई, माइनस डी यू बाई डी एक्स, एज्यूमिंग y एंड z कांस्टेंट। अगर y और z को कांस्टेंट एज्यूम कर लोगे तब एफ एक्स कितना हो जाएगा, माइनस डी यू बाई डी एक्स। ये लिखना ना पड़े उसके लिए एक स्पेशल सिंबल का इजाद किया गया है, ये लिखना ना पड़े इसके लिए एक अलग से सिंबल का इजाद किया गया है मैथ्स में। तुम लोगों को इससे पहले भी थोड़ा आइडिया दिए थे, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। जब डी के जगह पे डेल या डो यूज कर लेते हैं, छोटा वाला डी, छोटा वाला डी क्या, छोटा का छोटा है ना, तब इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x एज्यूमिंग y एंड z टू बी, इज दैट ओके? तो क्या फोर्स का x कंपोनेंट को माइनस डी यू बाई डी एक्स लिखना सही है क्या? नहीं, माइनस डी यू बाई डी एक्स लिखना तभी सही है जब फोर्स में सिर्फ x वेरिएबल हो। जब फोर्स में सिर्फ अगर y z भी वेरिएबल है तो फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस डी यू बाई डी एक्स, माइनस डो यू बाई डो एक्स। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोला जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना? और डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x एज्यूमिंग y and z to be constant, assuming y and z to be constant, is that okay? Yes sir. कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब यार इसी तर्ज पे हम लोग फोर्स का y कंपोनेंट और z कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। जगह कहाँ है, पहले ही लिखो फिर बात करते हैं, इज दैट ओके? यस सर। क्या हम लोग सीखे, फोर्स का x कंपोनेंट इज माइनस डो यू बाई डो एक्स, और उसका मतलब हम नीचे आपको लिख दिए हैं, ठीक है? अगर डी यू बाई डी एक्स लिखोगे तो तुमको लिखना पड़ेगा एज्यूमिंग y एंड z टू बी कांस्टेंट। ये नहीं लिखना चाहते हो तो डेल यू बाई डेल एक्स लिख दो, उसका मतलब ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है सर? छापिए सर। सुनो ना, सिमिलरली हम लोग और क्या कह सकते हैं, अब इतना ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, हम सिमिलर बात अगर करें तो f का y कंपोनेंट क्या होगा, माइनस डेल यू बाई डेल y, और f का z कंपोनेंट क्या होगा, माइनस डेल यू बाई डेल z। हम आपको एक दो सवाल के थ्रू समझा देते हैं, वैसे तो तुम लोगों को कभी डेल का जरूरत नहीं पड़ेगा, बट देखते हैं, दो तीन सवाल कर लेते हैं छोटा छोटा। ओके, सुनिएगा, हम आपको बोल दिए पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्पेस या इन अ रीजन, पोटेंशियल एनर्जी इन अ रीजन इज गिवन बाय u इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, u इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। Find the expression of corresponding conservative force
कंजर्वेटिव फोर्स। ऑल्सो फाइंड F at 1, 2, 3। 1, 2, 3 पे फोर्स का वैल्यू बताओ। हम खुद करेंगे, सुनिएगा मेरी बात बच्चों। U क्या है? एक्स वाई जेड। तो F का x कंपोनेंट क्या हो जाएगा? माइनस डो यू बाई डो एक्स। तो माइनस ऑफ एक्स वाई जेड का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो क्या चीज को कांस्टेंट माने हम लोग? वाई जेड को कांस्टेंट मानेंगे तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा? डो एक्स बाई डो एक्स। डो एक्स बाई डो एक्स इज 1। ये कितना आ गया? माइनस वाई जेड। ये फोर्स है क्या? नहीं, फोर्स का x कंपोनेंट है। सिमिलरली फोर्स का y कंपोनेंट क्या होगा? माइनस डो यू बाई डो वाई। तो ये कितना लिखेंगे? माइनस ऑफ डो एक्स वाई जेड बाई डो वाई। यहां पर क्या क्या चीज को कांस्टेंट मानना पड़ेगा? x और z को। तो x और z को बाहर कर लेंगे, माइनस डो वाई बाई डो वाई 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस एक्स जेड। सिमिलर लॉजिक से तुमको एफ जेड भी दिख ही रहा होगा। कितना हो जाएगा? एफ जेड कितना हो जाएगा? माइनस एक्स वाई नहीं हो जाएगा? तो फोर्स का जो एक्सप्रेशन लिखाएगा वो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या लिखाएगा? माइनस वाई जेड आई कैप माइनस एक्स जेड जे कैप माइनस एक्स वाई के कैप। यस और नो? और अगर हमको फोर्स 1, 2, 3 पे देखना है तो F at 1, 2, 3 कितना हो जाएगा? माइनस 6 आई कैप। 2, 3 यहाँ पुट कर देंगे ना? तो 2 गुना 3 6। 1, 3 या 1 इंटू 3 पुट करेंगे तो माइनस 3 जे कैप। यहाँ x इंटू वाई माने 1 इंटू 2 तो माइनस 2 के कैप। तो ये ए पार्ट का आंसर हुआ और ये बी पार्ट का आंसर हुआ। बोलो बच्चों, समझ में आया? लिखो ऐसा एक और सवाल तुम करोगे, फिर उसके बाद कुछ और भी बात कराएंगे। बच्चों अगला सवाल ये है कि यू का एक्सप्रेशन दिए हैं, हम आपसे पूछा जा रहा है कि राइट एक्सप्रेशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। आराम से कर देंगे। सुनिएगा ना, एक ही लाइन में लिखें। चलो F बराबर माइनस बाहर ले लेते हैं y बाई जेड डू एक्स स्क्वायर बाई डू एक्स आई कैप एक्स स्क्वायर बाई जेड डो वाई बाई डो वाई जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई डो 1 बाई जेड बाई डो जेड के कैप। सही कि गलत? काम खलास। माइनस साइन बाहर y बाई जेड इंटू 2x आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर बाई जेड जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू जेड की पावर -1 है ना? जेड की पावर -1 का -1 बाई जेड स्क्वायर के कैप। यस और नो? यही छोड़ देते हैं, बाकी तो तुम लोग कई लोग ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस। इधर ओके? लिख लो, जल्दी लिखो। हाँ जी, जरा देखिए, आपको यू का एक्सप्रेशन दिए हैं और पूछ रहे हैं कि पोजीशन बताओ जहां पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा। हाँ जी, फोर्स का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस, ये तो एक्स का ही है,
सिर्फ एक्स है तो डी भी यूज कर सकते हैं डेल के बदले, तो डी यू बाई डी एक्स लिख दें। तो ये कितना हो जाएगा, -16x -4, एंड वी वांट दिस टू बी 0 फॉर इक्विलिब्रियम। फॉर इक्विलिब्रियम के लिए ये लिख सकते हैं हम लोग, सो दैट मीन्स 16x -4 बराबर x बराबर 4/16, दैट इज 1/4। एट x इक्वल टू 1/4, पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, सुनिएगा, सब लोग क्लियर कर लिए होंगे, ठीक है। सुनिए मेरी बात, आपको अगर हम सिर्फ x कंपोनेंट दिए, फोर्स में सिर्फ x ही वेरिएबल है, ठीक, तो फोर्स को हम लोग -du/dx लिख सकते हैं इफ f हैज ओनली x एज वेरिएबल, है ना, ठीक है। या सिंपली हम बोल देते कि f x एक्सिस के अलॉन्ग है और x कोऑर्डिनेट के साथ वेरी कर रहा है। तो नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ u वर्सेस x कर्व इज फोर्स, u वर्सेस x कर्व के स्लोप को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, फोर्स मिल जाएगा। एंड if slope of u versus x curve is 0 at a point, then that point will be, that position will be equilibrium position, ठीक है। इस पे बेस्ड हम आपको अभी 3 सवाल कराएंगे, पहले इसको लिख लीजिए, फिर इस पे 3 सवाल कराएंगे आपको। ये तो लिख लिए होगे। एक सवाल है, ऐसा ग्राफ दिया है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स कर्व, आपसे पूछा गया फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एट विच पोजीशन। तो एक बात बताओ, यहाँ पर स्लोप कैसा है, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स किधर होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। यहाँ पे स्लोप कैसा है, नेगेटिव, तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव। किसका स्लोप है, u वर्सेज x के कर्व का जो स्लोप होता है उसका नेगेटिव होता है फोर्स। यहाँ पे स्लोप कितना है, यस और नो, और यहाँ पर भी स्लोप कितना है, तो इन दोनों जगहों पे फोर्स, तो फोर्स 0 माने इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो फोर्स कहाँ 0 हुआ, B और C दोनों पे, तो करेक्ट ऑप्शन इज C। ओके, कोई दिक्कत। एक और सवाल है, आपको u वर्सेज x कर्व ड्रॉ करके दिखा दिए, u पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, मोतियाबिंद बढ़ रहा है और फिर कांस्टेंट है, और बोल रहा है कि आपको ड्रॉ करना है करस्पॉन्डिंग f वर्सेस x कर्व, या आइडेंटिफाई करस्पॉन्डिंग f वर्सेस x कर्व। तो यहाँ पे u वर्सेज x का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, तो और कांस्टेंट है, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, और तो नेगेटिव ऑफ स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ du/dx इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, तो माइनस ऑफ du/dx इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट, तो यहां से यहां तक स्लोप फोर्स जो होगा नेगेटिव हो जाएगा और कांस्टेंट होगा। देखो यहां से यहां तक स्लोप इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। इसका स्लोप u वर्सेज x कर्व का स्लोप पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव, स्लोप कांस्टेंट तो उसका नेगेटिव भी कांस्टेंट, तो नेगेटिव में कांस्टेंट होना चाहिए, और उसके बाद स्लोप 0 होना चाहिए, तो स्लोप 0 तो माइनस du/dx भी 0, तो फोर्स भी क्या ये होगा, क्या ये होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ स्लोप कांस्टेंट है लेकिन बाद में फिर घट रहा है, इसमें तो स्लोप कांस्टेंट ही शुरू में नहीं है, माने फोर्स, इसका स्लोप दैट मींस उसके स्लोप का नेगेटिव इज फोर्स। तो यहां पर क्या फोर्स पॉजिटिव है, यहां पर क्या होना चाहिए था, स्लोप पॉजिटिव तो फोर्स
नेगेटिव और कांस्टेंट, तो फोर्स नेगेटिव और कांस्टेंट तो नहीं है इसमें, तो ये भी नहीं। इसमें नेगेटिव और कांस्टेंट था, यहां तक वाला बात तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जीरो होना चाहिए था। स्लोप जीरो तो फोर्स भी जीरो, तो करेक्ट ऑप्शन इज ये। इसके बाद जो है सो स्लोप, यहां पर स्लोप जीरो है तो फोर्स भी इसके बाद जीरो होगा, इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा हमको, ठीक है। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज सी। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? छाप लो जल्दी। देख लीजिए अगला सवाल जो है वो ये है कि आपको एक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दे दी, a अपॉन एक्स की पावर 12 माइनस बी अपॉन एक्स की पावर 6। डराने के लिए है, डराने के लिए, इसमें है कुछ भी नहीं। बोल दिया a और b जो है वो पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, जनरली स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का सवाल इसमें पूछता है, लेकिन हम थोड़ा सा उसको छोटा कर दिए। इक्विलिब्रियम का चर्चा तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो व्हाट विल यू डू? आप माइनस डी यू बाई डी एक्स को जीरो करेंगे। ट्राई डूइंग दैट। सिंपल है नहीं? बोलो। क्या करेंगे? हाँ, डी यू बाई डी एक्स ही ना करेंगे बेटा। माइनस डी यू बाई डी एक्स, उसे खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इक्विलिब्रियम पूछ रहा है, जीरो ही तो करना है। तो जहां पे माइनस डी यू बाई डी एक्स जीरो होगा वहां डी यू बाई डी एक्स भी जीरो होगा। तो ये क्या हो गया? माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर माइनस 12 बाई डी एक्स और माइनस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर माइनस 6 बाई डी एक्स। यस और नो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और इसको हम लोगों को किसके बराबर करना है? जीरो के बराबर करना है। तो माइनस साइन को लेके चल जाते हैं उधर। a इंटू इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? माइनस 12 इंटू एक्स की पावर माइनस 13 और माइनस बी इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस 6 इंटू एक्स की पावर माइनस 7, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा 6b एक्स की पावर माइनस 7 और ये माइनस में है, उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 12a एक्स की पावर माइनस 13। ओके, तो 6b इज इक्वल टू 12a इंटू एक्स की पावर कितना बच जाएगा? माइनस 6। तो ये हो जाएगा 6b इज इक्वल टू 12a अपॉन एक्स की पावर 6 नहीं, और 6 से 2 कट जाएगा तो b बराबर 2a अपॉन एक्स की पावर 6। तो x की पावर 6 बराबर 2a बाई b, x बराबर कितना हो जाएगा? 1 पावर 1 बाई 6 हो जाएगा ना। तो 2a बाई b की पावर 1 बाई 6। तो 2a बाई b की पावर 1 बाई 6, इसमें से कौन सा? ये 6 जो लिखा हुआ है 6 1 बाई 6 पावर होता है। जैसे रूट के लिए सिंपल करते हैं, क्यूब रूट के लिए यहाँ 3 लिख देते हैं, फोर्थ रूट के लिए यहाँ पे 4 लिख देते हैं, तो 6th रूट है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? सी ऑप्शन। इज दैट ओके? तो अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, और साथ के साथ हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का। ओके, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।